जिंदा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और साइकोलॉजी के लेक्चर में। आज हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। और हाँ, मैं जानता हूं कि मैं बहुत लेट हूं। हमारी क्रोनोलॉजी ज्यादा सही नहीं रही है क्योंकि हमने सबसे पहला लेक्चर बनाया था सोशल साइकोलॉजी का, उसके बाद बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का, उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी भी हमने पढ़ा दी। अब हम लोग बना रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो यार माफ करना क्रोनोलॉजी के लिए, जितने लोग पहले से देखते आ रहे हैं और जितने लोग नए हैं चैनल पे, तो दोस्तों आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जितनी भी साइकोलॉजी के लेक्चर्स हमने फील्ड पढ़ा रखी है। These videos and lectures are helpful for your semester exams as well as your entrance exams like Christ University, जामिया, CUET, etc. etc. जहां पे तुमसे साइकोलॉजी पूछी जाएगी। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के बेसिक्स, जनरल साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसको बेसिक्स हम लोग देखेंगे। ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स ब्रीफली हम लोग कवर कर लेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग हिस्ट्री से, उसके बाद हम लोग जाएंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे, डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात करेंगे। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो है मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ेंगे और इमोशंस की भी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी वगैरह वगैरह, वो हम लोग दूसरे लेक्चर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो साइकोलॉजी होती क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है भाई साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी कहां से आई, क्यों आई, एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं साइकोलॉजी की फॉर्मल डेफिनेशन से, जो हमको डिक्शनरी में और साइकोलॉजी की किताबों में देखने मिल जाती है। गूगल पे भी अक्सर हमको ये डेफिनेशन मिलती है, विच इज साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और यहां पे हमको तीन शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला है साइंटिफिक स्टडी, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है मेंटल प्रोसेसेस। एक एक करके समझते हैं। साइंटिफिक क्यों? क्योंकि भैया हमने तो आर्ट्स लिया है कॉलेज में, हम तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं। साइंस कहां से आ गया? हाँ, कुछ लोग एमएससी भी कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, पर भाई साइंस, साइंस इसलिए क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो होता है, जब हम लोग कोई भी डिसिप्लिन पढ़ते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह वगैरह, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है। मतलब जो चीज तुम्हारे और मेरे और दुनिया के हर एक इंसान के लिए सेम होगी, एक बराबर होगी। अगर हम लोग अग्री करते हैं कि 2+2 4 होगा, तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, भाई ये 2 ये हो गया 4। ये काफी ऑब्जेक्टिव है। और भाई दुनिया में बोले तो यार सिर्फ मैथ्स ऑब्जेक्टिव होता है जनरली स्पीकिंग। लेकिन साइकोलॉजी में जो हम लोग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, कि मुझे दुनिया कैसी दिख रही है और तुम्हें दुनिया कैसी दिख रही है, इस टाइप के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करके जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो इट इज सेफ टू से दैट साइकोलॉजी ट्राइज टू मेजर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। और साइंटिफिक मेथड क्या होता है वो हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस पे। तो बिहेवियर का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हम लोग अपनी नेकेड आई, मतलब कि नंगी आंख से देख सकते हैं, जैसे कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे हैंड जेस्चर्स, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे रिएक्शंस, मेरे रिफ्लेक्सेस, अगर गर्म तवे पे हाथ लग जाए तो हाथ नीचे हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें हमको दिखती है, तो ओवर्ट है, ये बाहर से देखी जा सकती है। और मेंटल प्रोसेसेस होती है कोवर्ट, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वो इंटरनल होती है, अंदर होती है हमारे। बेसिकली हमारा कॉग्निशन, जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, रिमेंबरिंग, मेमोराइजिंग स्टफ, डिसीजन मेकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें कॉग्निशन के अंदर, मेंटल प्रोसेस के अंदर आ जाती है। और साइकोलॉजी इन चीजों को पढ़ने की, समझने की कोशिश करता है। और बेसिकली जो पूरा गोल है साइकोलॉजी का हमको पढ़ने का, कि भाई हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाए, उसको बता पाए, डिस्क्राइब कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए, चेंज कर पाए। और गोल्स क्या है साइकोलॉजी के? इसी प्रकार से गोल्स हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। पर अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई साइकोलॉजी पिक्चर में आई कैसे। लाइक ह्यूमन बिहेवियर को तो लोग बहुत टाइम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर डिसिप्लिन कब बन गया? तो इसकी दो प्रकार की हिस्ट्री है। पहली इनफॉर्मल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने भी बात किया, बहुत टाइम से लोग कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने की। फिर तुम्हारे प्लेटो, शेक्सपियर, दुनिया भर के फिलोसोफर्स हो, या फिर मॉडर्न जमाने के साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। तो इनफॉर्मल हिस्ट्री की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, आत्माओं में विश्वास करते थे। खैर वो तो आज भी करते हैं, लेकिन उस जमाने की बात कुछ और थी। अगर तुमको कोई इंसान दिखने लग जाए, हेल्यूसिनेशन अगर किसी को हो रहे हैं, या किसी को अजीब से विचार आ रहे होते थे, थॉट्स हो रहे, कंपल्शन हो रहे होते थे, तो एक ही एक्सप्लेनेशन थी लोगों के पास में, इसको शैतान ने पकड़ लिया है, पोजेस कर लिया है, आत्मा चढ़ गई है इसके ऊपर। और वहां पे इनके पास एक मेथड होता था जिसमें वो इंसान के स्कल में ड्रिल कर देते थे कि भाई इससे आत्मा निकल जाएगी बाहर। तो कुछ केसेस में इंसान बच जाते थे, कुछ केसेस में इंसान नहीं बचते थे अनफॉर्चुनेटली। फिर एक टाइम पे लोगों ने बोले कि नहीं नहीं यार, यहाँ पे कोई पोजेशन वगैरह नहीं है, कोई इविल स्पिरिट नहीं है, पता है क्या है? चुड़ैल है। और मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है इसको भगाने का, मिटाने का, 110% वर्किंग, मतलब काम करेगा ही करेगा। पता है क्या है? इसको जिंदा जला देते। तो बहुत सारे लोगों को, औरतों को स्पेशली, जिंदा जला दिया गया था ये बोल के कि ये चुड़ैल है। आज भी बहुत जगह पे हमको देखा जाता है। और एक मूवी भी है,
कालो द डेजर्ट विच। यार ये जितनी हॉरर नहीं है उतनी तो फनी मूवी है, हम ये मूवी हाईली रिकमेंड करेंगे, आप जाके देख सकते हैं। अब फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारी मॉडर्न या फिर ऑफिशियल जो फॉर्मल हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, जहां पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि हाँ भाई ये चीजें होने लगी। तो साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है भैया जर्मनी में, लिप्जिग जर्मनी नाम की एक जगह पे, जहां पे ये इंसान विल्हेम वुंड नाम के इंसान ने भाई बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग साइकोलॉजी को प्रॉपर पढ़ेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से पढ़ेंगे, माइंड को पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस को पढ़ेंगे। और इन्होंने बोला कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना, उसको हम लोग टुकड़े टुकड़े उसके करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके पार्ट्स निकालेंगे अलग अलग, और एक एक पार्ट को स्टडी करने के लिए इनकी जो टेक्निक थी उसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। मतलब कि हम लोग अपने अंदर झांक के देखते हैं अपने माइंड में कि चल क्या रहा है, कुछ हमको दिखाया जाएगा, कुछ बोला जाएगा कि भाई अगर मैं चेयर बोलूं तो तेरे मन में क्या आ रहा है, तू ब्राउन कलर को कैसे डिफाइन करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन करके चीजें रिपोर्ट की जाती थी, और हर कोई नहीं कर सकता था इंट्रोस्पेक्शन। ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई पहले हम लोग तेरे को सिखाएंगे, फिर तू इंट्रोस्पेक्ट करेगा, फिर तू रिपोर्ट करेगा, और उसके बाद हम लोग चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे। तो पहली लैब स्टैब्लिश हुई थी लिप्जिग जर्मनी में, विलियम वुंड ने स्टैब्लिश की थी 1879 में। मेथड था इंट्रोस्पेक्शन, और ये जो स्कूल ऑफ थॉट था वो स्ट्रक्चरलिज्म था। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म इन्होंने नहीं दिया था वर्ड, इनका एक स्टूडेंट था टिचनर नाम का, जो इनके मेथड्स को, इनकी लैब टेक्निक वेक्निक को अमेरिका लेके गया, और वहां पे उसने एक लैब शुरू की, और वहां पे उसने बोला कि हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ विलियम वुंड से, हम लोग कॉन्शियसनेस को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे टुकड़ों में, और माइंड का, कॉन्शियसनेस का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। दैट इज वाई द फील्ड इज नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन ये बहुत टाइम तक चीजें चली नहीं, और फिर आए एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इंसान विलियम जेम्स, और भाई इनकी ना बायोग्राफी इनकी थ्योरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इन्होंने बहुत सारी कार्टूनों जैसी हरकत की कि भाई देखो मैं कैसे एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जाता हूँ, स्टॉप वॉच लेके मेजर किया कि भाई मैं कब मोमेंट टू मोमेंट ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, और इन्होंने बोला कि हाँ 14 सेकंड में एक मोमेंट बदल जाती है, एक पल बदल जाता है। खैर उसकी बात अभी नहीं करते। तो विलियम जेम्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, साइकोलॉजी नहीं कुछ और पढ़ाते थे, बाद में साइकोलॉजी भी पढ़ाने लगे। पर जैसे जैसे इनका इंटरेस्ट आया ना साइकोलॉजी में, 1890 में इन्होंने अपनी खुद की किताब लिखी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और उसका जो सिलेबस है और आज की जो किताबों का सिलेबस है वो काफी मिलता जुलता है। जिन चीजों की बात इन्होंने की थी, आज भी हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अलग प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से। इनकी थ्योरी भी बहुत अतरंगी है, वो हम लोग आखिरी की कुछ स्लाइड्स में देखने वाले हैं। पर जो विलियम जेम्स थे वो इन्फ्लुएंस थे चार्ल्स डार्विन और उनकी थ्योरीज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेसिकली, कि भाई कैसे अडाप्ट होता है बिहेवियर, या इंसान अपनी इन्वायरमेंट के साथ में कैसे एडजस्ट होता है, उधर कैसे फिट होता है। तो इन्होंने बोला कि यार हमारे जो सोचने का तरीका है, हम लोग जैसे बिहेव करते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी लॉजिक होगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर को नहीं, फंक्शन को स्टडी करेंगे माइंड के। और इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था, जो इसने इन्होंने पूरी फील्ड दी, उसको हम लोग फंक्शनलिज्म कहते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है दोस्तों? हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ इन्होंने इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी नाम की जो अभी फील्ड है उसको भी बहुत इन्फ्लुएंस किया अपनी इन थ्योरीज से। उसके बाद आते हैं भाई हमारे बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी इंसान सिगमंड फ्रॉइड। ऑस्ट्रिया के रहने वाले ये इंसान थे, एक फिजिशियन थे, न्यूरोलॉजिस्ट बेसिकली, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह में ये डील करते थे। इन्होंने हिस्टेरिया पे बहुत सारी चीजें लिखी, और यार इनका बड़ा ही अतरंगी था करियर। और ये वो इंसान है जिन्होंने भाई दुनिया को बदला है अपनी थ्योरी से, क्योंकि उस समय की जो सोसाइटी थी वो बहुत अलग होती थी, उनके सोचने का तरीका, रहने का तरीका बहुत अलग था। और जो फ्रॉइड की थ्योरीज थी वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और रिवॉल्यूशनरी थी। और इनका काम भाई कौन नहीं जानता। खैर इनके काम के बारे में हमने डिटेल में बात की हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले लेक्चर में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। हम लोग लिंक यहाँ पे आई बटन आ जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फ्रॉइड के, बट इन्होंने जो अपनी फील्ड स्टैब्लिश की उसको हम लोग कहते हैं साइको एनालिसिस, और इसको फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी भी हम लोग कह सकते हैं। और साइको एनालिसिस, अब एक बात बताना मैं चाहूंगा दोस्तों, बहुत लोग सिगमंड फ्रॉइड को कहते हैं कि दिस इज ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, पर नो, ही इज नॉट द फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वुंड इज फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड को स्टैब्लिश किया। सिगमंड फ्रॉइड कैन बी कॉल्ड एज अ फादर ऑफ साइकोथेरेपी, क्योंकि इनकी जो टेक्निक थी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की, लोगों को ट्रीट करने की, साइको एनालिसिस नाम की, दैट वाज अ प्रॉपर थेरेपी। तो थेरेपी तो तब से शुरू हुई है। साइकोथेरेपी के फादर सिगमंड फ्रॉइड हम लोग कह सकते हैं। इनकी थ्योरीज revolve around the structure of mind, that is conscious, pre-conscious, unconscious, structure of personality, जैसे id, ego, super ego, और psychosexual stages जो कि development stages के लोग बात करते हैं, and so on and so on, dream analysis, free association, बहुत सारी techniques, बहुत सारी theories इन्होंने दी थी।
पर हाँ भाई, क्योंकि जितनी मैं और ज्यादा बात करना चाहता हूँ इनके बारे में, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले साइकोलॉजिस्ट को हम लोग देखेंगे, हु केम इन 1912। अब भाई देखो, क्रोनोलॉजी हो सकता है मैं थोड़ी ऊपर नीचे कर दूं, क्योंकि यार हिस्ट्री पढ़ाना मेरे लिए बहुत टफ है। पर मैक्स वर्टहाइमर नाम के इंसान आ गए, बोले कि देखो यार भाई, देखो हम लोग कॉन्शियसनेस को ना सिर्फ तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब कि भाई देख, अगर मेरे पास ये पेन है, अगर मैं पेन को खोल दूं, इसकी रिफिल निकाल लूं, इसकी निप निकाल लूं, फिर ये जो इसका ये बटन है ये निकाल लूं, तो भाई मेरे पास तो टुकड़े टुकड़े बच गए ना, पेन थोड़ी बची। जब मैं सबको मिलाऊंगा तभी तो ये पेन कहलाएगी, नहीं तो अलग अलग ये पेन थोड़ी कहलाएगी भाई। और इसकी यूटिलिटी भी इसके पार्ट से लेके अलग है। आई होप ये चीजें सेंस बना रही, क्योंकि गेस्टॉल्ट वर्ड को अपने आप में ट्रांसलेट करना और समझा पाना मेरे लिए तो अभी तक टफ रहा है। और इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था उसको हम लोग कहते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। आज भी प्रचलित है, आज भी इसकी जो साइकोथेरेपीज होती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस, गेस्टॉल्ट थेरेपीज वगैरह उसके अंदर आती है, वो स्टोइक फिलोसफी से बहुत इंस्पायर्ड है वो। खैर उसकी भी हम लोग बातें करेंगे। गेस्टॉल्ट की हम लोग परसेप्शन में भी देखते हैं, गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन की भाई बहुत बात करते हैं, होल वगैरह की। और ये अपना अलग तरीके से साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर वगैरह वगैरह, कॉन्शियसनेस को, माइंड को स्टडी कर रहे हैं। अब भाई ये चीजें चल रही है इधर वेस्ट में, अमेरिका, यूरोप वगैरह वगैरह में। अब हम लोग जाएंगे भाई थोड़ा सा आगे रशिया में, इस तरफ, ये इस तरफ वर्ल्ड मैप में। तो रशिया में एक फिजियोलॉजिस्ट थे, आइवन पेवलोव, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनके वर्क, उनकी स्टडीज के लिए जो उन्होंने की थी एंडोक्रीन सिस्टम वगैरह वगैरह पे। और उन्होंने एक अपनी लैब में नोटिस किया कि जैसे वो लैब में आते थे, कुत्ते को खाना देने के पहले कुत्ता सेलिब्रेट करने लगता था। बोली ये क्या शॉट है? ओ भाई, एमसी स्टैन के इंटरव्यू ज्यादा सुन लिए मैंने, ये क्या शॉट है, बोली ये क्या सीन है भाई, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपने कुत्ते को खाना देने के पहले उन्होंने एक बेल बजाई, खाना दिया, और कुत्ते ने सेलिब्रेट किया, मतलब खाना खाने नहीं दिया, खाना उसके सामने रखा। ये चीज उन्होंने कुछ कुछ दिनों तक की, फिर उन्होंने बेल बजाया, खाना नहीं दिया, और कुत्ते ने सेलिब्रेट किया। और ये थ्योरी बन के आई क्लासिकल कंडीशनिंग की, जहां पे एक स्टिमुलस, मतलब कोई भी चीज ऐसी जो इन्वायरमेंट में हम लोग देख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और एक रिस्पॉन्स, एक रिफ्लेक्स बेसिकली जो हमने सीखा नहीं है, दैट इज टोटली ऑटोमेटिक। गर्म तवे पे हाथ रख दिया, तुरंत हम लोग उठा लेते हैं यार। हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं, इंसान भी, वो चीज हमने कहीं सीखी थोड़ी है। हाँ, सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ चीजें सीख ली है, एसोसिएट हुई है चीजें, पर ये चीज हमको किसी ने सिखाया नहीं कि भाई तेरे को सेलिब्रेट करना है खाना देख के। वो बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, ऑटोमेटिक एक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस और रिफ्लेक्स पेयर हो जाते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पेयर हो जाते हैं, आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ के जॉन वॉटसन नाम के एक आदमी थे, वो इसको पूरा फॉलो कर रहे थे पैवलॉव को। बोले भाई ये क्या थ्योरी दे दी भाई ने, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। और इन्होंने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल और दिल दहला देने वाली एक्सपेरिमेंट थी। वहां पे एक छोटे बच्चे को लैब में रखा गया, वहां पे चूहे को लेके आया सफेद कलर के, और बहुत जोर से एक साउंड प्रोड्यूस किया, घंटा बजाया बेसिकली, जिससे बच्चा रोने लग जाता था। तो पहले तो बच्चा चूहे के साथ में खेल रहा था, लेकिन जैसे ही चूहा अंदर आता, वो ढोल बजा दिया जाता, घंटा बजा दिया जाता, ताकि बच्चा रोने लग जाए। और बच्चे का डर जो था, फियर रिस्पॉन्स, और उस चूहे को एसोसिएट कर दिया गया इस प्रोसेस में। अगली बार जब बच्चा वो चूहे को देखता, वो रोने लग जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बच्चा एक सफेद कलर के खरगोश को देख लेता है, सफेद कलर के फर को देख लेता, तो भी वो रोने लगता। दैट वॉज कॉल्ड स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जहां पे हम लोग दो स्टिमुलस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, दो अलग अलग स्टिमुलस के बीच में, और जहां पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। और कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उस एक्सपेरिमेंट के कुछ 3-4 साल बाद बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चा 30 ईयर्स में भी, 30-40 ईयर्स, या फिर उन्होंने एक हेल्दी जिंदगी जी। तो इस पर मुझे बहुत सारा डेटा नहीं मिला, पर ये जो भी था ये बहुत ही खतरनाक था, और इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को बैन कर दिया गया। बाद में एक साइकोलॉजिस्ट आई, ये बैन होने के पहले थोड़ा सा, जिन्होंने इसको रिवर्स किया। पहले पेयर किया फेयर रिस्पॉन्स को, उसके बाद में धीरे धीरे जो एवर्सिव स्टिमुलस थी, जहां पे बच्चा रो रहा था, उसको हटा दिया गया। तो बच्चे का जो पूरा डर था वो चूहे के और खरगोश के प्रति, वो चले गया। एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और द एक्सपोजर थेरेपी दोज केम इनटू प्ले, जहां पे फोबिया को ट्रीट किया गया। तो आज भी जब हम लोग किसी भी फोबिया को, जैसे कि जो इरेशनल डर होता है किसी भी चीज का, जब उसको ट्रीट करते हैं, तो वी यूज दीज टेक्निक्स। तो जॉन वॉटसन ने जो फाउंडेशन ले कर दी थी, लेकिन लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के बाद में उनको पूरी की पूरी फील्ड छोड़ के जानी पड़ी, और उन्होंने एडवर्टाइजिंग फील्ड में कोई जॉब वॉब उठा ली। और इन्होंने जो स्कूल ऑफ थॉट दिया था भाई,
जॉन वॉटसन ने कॉइन किया था टर्म बिहेवियरिज्म। तो अगर कहीं पूछे कोई सवाल कि बिहेवियरिज्म शब्द किसने टर्म किया है, तो यू हैव टू से किसने, जॉन वॉटसन नाम के आदमी ने। और यहीं पे भाई अमेरिका में एक और आदमी था जो इनके पूरे वर्क को, इनके पूरी आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर में पढ़ता था। बच्चा था छोटा, लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में इनके वर्ड्स को पढ़ता था। और वो जब साइकोलॉजिस्ट बना, जब उसने अपनी थ्योरीज दी, उसने बहुत सालों तक, लगभग आधे डेकेड तक, 50 से 60 साल साइकोलॉजी की फील्ड पे राज किया, पूरा दबदबा, पूरा डोमिनेंस बना के रखा। जानते हो कौन है वो इंसान? बहुत लोगों ने गेस कर लिया हो क्योंकि तुम पहले से पढ़ चुके हो। अगर नहीं पता तुमको, तो वी आर टॉकिंग अबाउट B.F. स्किनर। भाई ये गजब इंसान, खतरनाक इंसान भाई, खतरनाक। बोले कि हम लोग इन चीजों की पढ़ाई करेंगे ही नहीं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की पढ़ाई करेंगे। बिहेवियरिज्म को मैं आगे लेके जाऊंगा। इन्होंने अपनी थ्योरीज दी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि भाई देखो कोई भी बिहेवियर है, उसके बाद या तो रिवॉर्ड है या तो पनिशमेंट है। रिवॉर्ड को हम लोग बोलेंगे रीइंफोर्समेंट, जो इन्होंने अगेन शब्द दिया। अगर किसी बिहेवियर के बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो वो बिहेवियर बढ़ेगा, अगर पनिशमेंट मिलेगी तो वो बिहेवियर घटेगा। और यही तरीका है। स्किनर ने क्लेम किया कि भाई मेरे को लेके आओ, 50 बच्चे मेरे पास लाके दे दो, जितने बच्चे तुमको देना है, छोटे छोटे बच्चे जो अभी जस्ट पैदा हुए हैं, तुम बस बोलो तुमको क्या बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, चोर बनाना है, उचक्का बनाना है, गुंडा बनाना है, तुम बस दो मेरे को, मैं बना के दिखाऊंगा इनको। और भाई फॉर्चुनेटली किसी भी पेरेंट ने अपने बच्चे को इनको नहीं दिया। बहुत ही अच्छा किया। अगेन इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की, पिजन को मिसाइल्स फायर करना, कंट्रोल करना, गाइड करना सिखा दिया। बहुत सारी चीजें की भाई इन्होंने, बहुत सारी चीजें की। स्किनर बॉक्स वगैरह जो बनाया, और ऑपरेंट कंडीशनिंग आज भी भाई बहुत इस्तेमाल होती है। इनकी थ्योरीज कमाल की थी, लेकिन अगेन इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी, जो जो चीजें ये करते थे, वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। और इनके पहले भी कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट वगैरह दिया था, पर उनकी बात आज हम लोग स्किप करना चाहेंगे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 1938 तक हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1879 के आसपास हमने शुरू किया था। अब हम लोग आके जाते हैं भाई 1960s में, जब नोम चोम्स्की नाम के एक आदमी आते हैं, 19-20 साल का बच्चा है अभी वो, MIT में। MIT ये पुणे वाला नहीं सालों, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका वाला। वहां पे इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जहां पे स्किनर को इन्होंने बोला कि भाई देख, तू बोल रहा है बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, जब वो कहता है म म म म म और उसकी मम्मी आ जाती है तो वो मम्मी बोलना सीख जाता है। अगर वो प प प प प कह रहा है और उसको उसकी मम्मी पानी दे देती है तो वो पानी बोलना सीख जाता है। लेकिन तेरे हिसाब से अगर उसको रीइंफोर्समेंट प बोलने पे ही मिल गई तो साले वो पानी बोलना सीखा कैसे? मतलब हाँ, लैंग्वेज पोलाइट रही होगी, पर इन्होंने अपना पेपर पब्लिश करके अबाउट लैंग्वेज स्किनर की धज्जियां उड़ा दी और स्किनर का करियर हो गया वहां पे समाप्त। 1960s के टाइम पे हुई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जब कंप्यूटर थोड़े और फेमस होने लगे, लोगों के हाथ में आने लगे, और लोगों ने अब भाई माइंड को स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके पहले स्टॉप वॉच वगैरह कर पता नहीं क्या क्या करते रहते थे लोग स्टडी करने के लिए, पर मेमोरी, परसेप्शन, ये सब चीजों को अब कंप्यूटर यूज करके स्टडी करने लग गया। तो लोगों ने कहा कि भाई चलो अब तो हम लोग माइंड को स्टडी करेंगे, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी टूट के एक फील्ड बनने लग गई वहां से। तो ठीक है, ये चीजें पैरेलली चल रही है दोस्तों, याद रखना है। साइको एनालिसिस अभी भी चालू है, कहीं ना कहीं लोग उसकी थ्योरीज बना रहे हैं। लकान जैसे रिवॉल्यूशनरी वहां पे साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स वगैरह वगैरह आ रहे हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इधर अलग चल रही है। सब कुछ अपना पैरेलली यहाँ पे काम कर। अभी बिहेवियरिज्म खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है कहीं ना कहीं, पर स्किनर का दबदबा अब खत्म हो चुका है 1960s के टाइम पे। और जॉर्ज मिलर करके एक इंसान थे जिन्होंने मैजिकल नंबर 7+-2 दिया कि भाई कभी भी एट एनी गिवन टाइम हम लोग हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में 7, 9 या फिर 5 डिजिट स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब OTP आता है फोन में तो वो 5-6 नंबर का होता है, 7-8 नंबर तक हम लोग स्टोर करते हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जा नहीं पाता। तो इस टाइप की चीजें इन्होंने दी थी और कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे शुरू हो चुका है। ठीक है, पूरी साइकोलॉजी की पढ़ाई वढ़ाई यहाँ चल रही है। इसके बाद थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी भी आती है जिसको हम लोग ह्यूमनिज्म कहते हैं, पर उसके बारे में भी हम लोग तीसरी चौथी स्लाइड पे आने वाले हैं, शायद तीसरी स्लाइड पे ही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। लेकिन ये थी भाई एक जनरल हिस्ट्री, बहुत ही छोटी हिस्ट्री साइकोलॉजी की यार, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं चाह के भी अभी नहीं पढ़ा सकता। इसलिए आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स क्या साइकोलॉजी में, आज किन चीजों में विश्वास किया जाता है, आज हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। तो जैसे हमने बात की थी भाई पैरेलली चीजें चल रही थी, तो साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव आज भी जिंदा है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साइको एनालिसिस और साइको डायनामिक में। तो दोस्तों फर्क एक
भाई बहुत छोटा, बहुत सिंपल सा फर्क है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरीज दी थी, जो स्कूल ऑफ थॉट बनाया था, उसको हम लोग साइको एनालिसिस कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के बाद जितने साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने फ्रॉइड की थ्योरीज पे बिल्डअप किया, जैसे कि कार्ल यूंग, कैरन हॉर्नाई, एरिक फ्रॉम वगैरह वगैरह, इनकी थ्योरीज को हम लोग साइकोडायनामिक थ्योरीज कहते हैं। एल्फ्रेड एडलर भी इसमें आते हैं। भाई इनका नाम मेरे को लेना था क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एडलर्स थ्योरीज एंड ऑल। तो आज इस साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में सेक्स सुक्स की बात इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर अनकॉन्शियस माइंड पे आज भी ध्यान दिया जाता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे आज भी बात की जाती है, ड्रीम्स, ड्रीम एनालिसिस, चीजों का मीनिंग, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं, माता जी के साथ में कैसे हैं, दोस्त दोस्त के साथ क्या है, सोशियोग्राम जो बन रहा है वो, और एक प्रॉपर सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप कैसे हो रही है, पर्सनैलिटी वगैरह। तो आज भी दिस रिमेन्स टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। आज ये थोड़ा और साइंटिफिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और चीजें हटा रहे हैं और कर रहे हैं। आज भी काम जारी है साइकोडायनामिक में, एंड पर्सनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, और इस पे लिटरेचर ढूंढना और उसको समझना हैज बीन अ चैलेंज फॉर मी। तो हम लोग एक दिन भाई डेडिकेटेड वीडियोस पूरा साइको एनालिसिस पे, साइकोडायनामिक पे बनाएंगे, और जितने लोग ये चाहते हैं, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जर्नी में, भाई इंस्टाग्राम @वैभव रंगलानी जाओ, मैसेज करो, फॉलो करो भाई, फॉलो करो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला स्कूल ऑफ थॉट या फिर अगला जो पर्सपेक्टिव है वो है बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव। तो अगेन आज भी जिंदा है भाई, आज भी जिंदा है। स्किनर की थ्योरी, पैवलॉव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, और एक प्रॉपर पूरी की पूरी फील्ड है अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, जहां पे भाई प्रॉपर थेरेपी वेरेपी की जाती है बहुत प्रकार के डिसऑर्डर्स की। ऑटिज्म में, एडीएचडी में ये सब काफी इफेक्टिव होती है, ABA, ठीक है। अब इन तीनों थ्योरीज की भी बात हम लोग डिटेल में कर चुके हैं हमारे सोशल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में। काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी शायद हमने थोड़ी बहुत बात की थी, तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो गई, ऑपरेंट की बात हो गई। सोशल लर्निंग बेसिकली हम लोग देख के चीजें सीख जाते हैं, कोई तुम्हारे सामने कुछ करे, हम लोग वो चीजें अपने बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। अगर तुम्हारा दोस्त है कोई जिसने पीकी ब्लाइंडर्स देखा और वो ऐसे ऐसे करके सिगरेट पीने लगाओ या ऐसे 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 चलने लगाओ, तो हाँ, वो गधा भी इस चीज का शिकार है। पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव आज भी जिंदा है। उसके बाद भाई, हाँ ये देखो, ये देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है यहाँ भाई, स्टार्स कितने अलाइंड है कि थर्ड स्लाइड जो है पर्सपेक्टिव्स की, उसमें है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। जब बिहेवियरिज्म आ रहा था तो सी psychoanalysis is first wave, behaviorism is second wave, and third wave is humanistic perspective, जहां पे कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो नाम के इंसान आए, बोले कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो यार। सिगमंड फ्रॉइड अपने मरीजों को, मतलब पेशेंट्स को स्टडी कर रहा था, उनकी केस स्टडीज बना के कि हाँ भाई ये डिसऑर्डर्ड इंसान है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अबे तुम क्या कर रहे हो? बोले इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं देख सकते। एब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स दी, अपनी बताया भाई ये प्रॉपर, पहले फिजिकल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, ये सब होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, फ्री विल की बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा फनी होने के लिए हमने फ्री विल की यहाँ पे किताब की फोटो लगा दी। मुझे पता है ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, लेकिन सो दैट यू रिमेंबर, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग कार्ल रॉजर्स ने दी थी बेस्ड ऑन एब्राहम मैस्लो की थ्योरीज की। हाँ भाई ये बहुत सही बात कर रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह वगैरह, फ्री विल की यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग अपना बिहेवियर खुद चुनते हैं, हमारी खुद की कुछ कॉन्शियसनेस है, सेंस ऑफ सेल्फ है। और भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें रॉजर्स और मैस्लो ने की थी। जब भी हम लोग काउंसलिंग थेरेपी वगैरह सीखने जाते हैं तो सबको बताया जाता है कि भाई यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, प्रैक्टिस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यू हैव टू बी कॉन्ग्रुएंट, तुम्हारे आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, इन सब चीजों की बातें होती है। और कार्ल रॉजर्स की एक किताब है ऑन बिकमिंग अ पर्सन, जो कि हाईली रिकमेंडेड बुक है भाई। हर ये चीजें हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिगार्डलेस इफ यू आर स्टडीइंग साइकोलॉजी और नॉट। तो अगेन थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमनिज्म। और ये तीसरा पर्सपेक्टिव हमने देखा। चौथा पर्सपेक्टिव आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। यार अगेन अब हम लोग बात कर चुके हैं कॉग्निशन की कि हाँ चलो मेंटल प्रोसेसेस एटसेट्रा मेमोरी की बात होती है, इंटेलिजेंस वगैरह की भी शायद बात हो जाती है। कॉग्निटिव नॉट सो श्योर अबाउट इंटेलिजेंस, क्योंकि यार मेरे को बोले थे कि अलग से पढ़ाओ इंटेलिजेंस, पर कोई बात नहीं। अगला पर्सपेक्टिव है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, जहां पे चीजों को, इंसान को समाज में देखा जाता है कि भाई देखो इंसान ऐसे आइसोलेशन में तो रहता नहीं है, सबके साथ में रहता है, और एक बहुत ही सोशल एनिमल है इंसान। तो उसको समाज के बीच में देखो ना। और समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट, सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कल्चर। अब कल्चर को भाई डिफाइन कर पाना अगेन मुश्किल है, सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग भी और कैसे भी। पर जो नियम कानून वहां के होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, आइडियल्स होते हैं,
वो चीजें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है हमारे बिहेवियर को। तो तुम देखोगे इंडिया का इंसान एक अलग तरीके से सोचता है, चीजों को अप्रोच करता है, अमेरिका का इंसान अलग तरीके से करता है। और इन दोनों को समझने की कोशिश कि भाई ये कल्चर का क्या सीन है हमारे हमारे बिहेवियर में, हमारी साइकोलॉजी पे, वो कोशिश करता है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। आ रही है बात समझ में? उसके बाद आता है बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव, जहां पे भाई बड़ी ही इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि देखो कुछ बायोलॉजिकल रूट्स भी है इंसान के। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कुछ, माइंड एक अलग चीज है, ब्रेन एक अलग चीज है। तो बेसिकली माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज, और हमारे जेनेटिक्स, इवोल्यूशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारी साइकोलॉजी को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और सोशल सोशल पर्सपेक्टिव की तो हमने बात की। तो बायो साइको मतलब कि हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, अगेन बिलीव्स, वर्ल्ड व्यूज वगैरह वगैरह, और सोशल पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ चुका है, तो बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव। और उसके बाद इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो कि अगेन देखता है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हैं बेसिकली, जिन्होंने हमारी हेल्प की, हमारे एंसेस्टर्स की एडाप्ट करने में, एनवायरमेंट के साथ में एडजस्ट करने में, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। ओ बाबा, मॉडिफाई करवा के आया है। किसने वो मीम देखा है? ओ पुल्स आ गई, पुल्स, अच्छा मॉडिफाई करवाया है। तो ऐसे ही हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो क्या है इतने टाइम से। तो ये चीजें, चलो एक और तुमको मैं बात बता दूं, अलग अलग अगेन ऐसे प्रोसेस नहीं होते। हम लोग पढ़ाई सारे पर्सपेक्टिव्स की करते हैं, लेकिन जब हम लोग एक ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, हमारे खुद के बिहेवियर को भी देखते हैं, तो हम लोग एक बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं। हम सब कुछ कंसिडर करने के बाद में चीजों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये थे हमारी हिस्ट्री और मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई साइकोलॉजी करना क्या चाहती है। अरे कौन तू, क्या चाहिए तन्ने? तो साइकोलॉजी के 4 गोल्स हैं बेसिकली: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। बड़ा ही एक 6 डेज करके गाना है टोक्यो ड्रिफ्ट का, उसके मेरे को यार लिरिक्स अभी मैं भूल गया, मेरे को वैसे याद रहते हैं। ऐसे ही करके शन शन शंजन वाले आते हैं: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, सो ऑन एंड सो ऑन। खैर, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी बिहेवियर को डिफाइन कर पाना, बता पाना कि भाई हो क्या रहा है। अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं क्या कर, मतलब चलो एक एग्जांपल देते हैं। अगेन जब हम लोग काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात करते हैं, कैसे हमको दुनिया उल्टी पुल्टी दिखती है, गलत दिखती है, या फिर एक बड़े ही ब्लर्ड मैनर में, डिस्टॉर्टेड मैनर में दिखती है, तो वहां पे हमको देखी जाती है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। मतलब कि एक्सट्रीम्स में सोचना, 100 में से 99 आएंगे, या तो मेरे 0 नंबर आएंगे, और बीच में कुछ नहीं है, मेरे 17 नहीं आ सकते। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। तो हमने इस चीज को, हमारे थॉट पैटर्न्स को डिफाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि भाई हो क्या रहा है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। भाई इफ एंड देन तो लेके आओ कि जब जब ये होगा तब तब ये होगा। जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, प्रिडिक्शन, कि भाई अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन करके बिहेवियर को कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो अब ये कब होगा, हम लोग वो भी तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फिर अगला स्टेप है कंट्रोल। अब हम लोग बिहेवियर को चेंज करते हैं। अब मेरे को पता है ये चीज होने वाली है, गड्ढे में गिरने वाला है इंसान, तो रोक लो ना, बता दो उसको कि भाई आगे गड्ढा है, मत जा। अब फिर से वो गिरना चाहता है तो उसकी मर्जी, वो अपनी शौक से प्रोसीड करे। तो ये है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी? डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। एकदम रैपर समान इसको बोलने का। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि भैया साइंटिफिक मेथड क्या है। और हमारे यहाँ पे 2 लेजेंड्स की एंट्री हो चुकी है। कितने लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखी है, कितने लोग फैन है, कमेंट में लिख के मुझे बताएं। और जो लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने मैथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, भाई मैं शैडो बैन होने से बचना चाह रहा हूँ, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैंट हेल्प। साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड, जैसे हमने बात की थी, ऑब्जेक्टिविटी हमारा एम है, हम लोग देखना चाहते हैं भाई एज ऑब्जेक्टिव एज वी कैन। तो साइंटिफिक मेथड, इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। अगेन हमने इसकी भी बात हमारे सोशल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में की थी, तो प्लीज उसको जाके आप देखें और इसके बारे में और अच्छी इंसाइट ले गए। उस पर तो हमने और मीम वीम डाले थे और बढ़िया बनाया था उस लेक्चर को। तो क्वेश्चन के बाद बनती है एक थ्योरी और एक हाइपोथेसिस। तो थ्योरी बेसिकली एक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना हो गया कि भाई क्या हो रहा है। हाइपोथेसिस इज इफ एंड देन स्टेटमेंट, एक कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट, कि अगर ये बिहेवियर हो रहा है इसीलिए हो रहा है, ये इसका कारण है भाई क्यों हो रहा है, और जब वो होता है तो उससे होता क्या है, जब ये बिहेवियर होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट। तो हाइपोथेसिस में वो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो भाई अपने आप चलता है, हवा में चलेगा। जैसे अगर कोई दवाई दवाई हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ग्रुप को वो एक्चुअल में दवाई दी जाती है, दूसरे ग्रुप को एक शक्कर की गोली दी जाती है। तो ये जो दवाई टेस्ट हो रही है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका इफेक्ट होता है। तो बेसिकली
इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज कि भाई ये चीज है, इसके वजह से होगा जो भी होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल इज उसका इफेक्ट। अगर दवाई से सर दर्द कम होता है तो दवाई वॉज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सर दर्द कम होना वॉज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमने शक्कर की गोली दी थी ना दूसरे ग्रुप को, उसको हम लोग प्लेसिबो कहते हैं। मतलब कि अगर इंसान के बिलीफ से उसको इफेक्ट आ जाए कि भाई मैंने तो गोली ली है, मेरा सर दर्द कम हो गया, तो वो दवाई काम नहीं कर रही थी, इंसान का माइंड काम कर रहा था। और ये भी अपने आप में एक अलग फील्ड है जहां पे हम लोग टेलीपैथी और हमारे बिलीफ कैसे हमको हील कर सकते हैं, एनर्जी होती है स्पिरिचुअल, ये सब चीजें भी एक साइकोलॉजी की प्रॉपर पैरा साइकोलॉजी करके फील्ड है, वहां पे ये सब चीजें स्टडी की जाती है। उस पर हम लोग अभी जाएंगे। ठीक है, वापस आते हैं हमारी थ्योरी हाइपोथेसिस पे। हमारे पास हाइपोथेसिस बन गई कि अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो एक बार पीछे पलट के देखेगी। सो दिस इज सूडो साइंस, कोई बिना सर पैर की बातें ये। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, अगर चलो उस पर डाइसेक्ट भी करें उस बिहेवियर को, कल ही मेरे दोस्त का मेरे को कॉल आया, बोला कि भाई मैं जा रहा था, मेरी बंदी के साथ में बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि जब वो जा रही थी ना वहां से, कि क्या ये पीछे मुड़ के देखेगी। और उसने पीछे मुड़ के देखा। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्या वो मुझसे प्यार करती है? मैं कहा भाई वो ऑब्वियसली तेरे से प्यार करती है। और उसने पीछे मुड़ के देखा कि कंसर्न, कंसर्न भाई वो ठीक है कि नहीं, गया कि नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, कंसर्न होता है किसी के लिए। पर हाँ, इस चीज को अगर हमको साइंटिफिकली टेस्ट करना है तो हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो है हमारी अगली स्टेप। कलेक्ट द डेटा, देखो भाई क्या हो रहा है। अगर तूने बोला कि अगर कोई लड़की तेरे से प्यार करती है तो वो पीछे पलट के देखेगी, तो हमको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहले तो प्यार को डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल को मेजर, भाई बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह वगैरह बहुत चीजें होती है। पर आज उसकी बात नहीं करेंगे। डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात हम लोग अगली स्लाइड्स में करने वाले हैं। उसके बाद निकाला जाता है कंक्लूजन, बहुत सारा फैंसी, नॉट इवन फैंसी, पर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स यूज करके। तो अगर तुम सोच रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स साइकोलॉजी में तुम्हारा पीछे छोड़ देगा, कि तुम आर्ट्स के बच्चे हो, मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो तुम बहुत गलत हो। मैं बहुत पछता रहा हूँ यार ये फालतू का स्टैटिस्टिक्स पढ़ के, लेकिन अपने पास बहुत जुगाड़ है। उसके बाद बनाया जाता है कंक्लूजन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक डेटा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला मैथ्स मैथ्स मैथ्स, नंबर्स देख के कंक्लूजन बनाते हैं। उसके बाद रिपोर्ट किए जाते हैं, तुम्हारे पब्लिश किए जाते हैं रिजल्ट्स की, हाँ भाई हमने हमारी एक्सपेरिमेंट की, उससे हमको ये पता चला। और ये चीजें रिपीट होते जाती है। इसलिए मैंने ये मीम लगाया है ब्रेकिंग बैड का, कि पहले यहाँ से क्वेश्चन हाइपोथेसिस वगैरह पे शुरू होता है, डेटा कलेक्ट होता है, कंक्लूजन निकलता है, फिर हाइपोथेसिस चेंज होती है, फिर एक और निकल के आता है क्वेश्चन, और ये साइंटिफिक मेथड चलता रहता है। तो दिस इज हाउ साइकोलॉजी tries to study human behavior, the subjective things in a very objective manner। ठीक है, आगे बढ़े, चलो यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? कमेंट में मुझे बता दो। चलो अगली बात करते हैं हम लोग भाई डेटा कलेक्शन मेथड की। और अगेन एक और लेजेंड पीटर ग्रिफिन की एंट्री हो चुकी है इस लेक्चर में। भाई कितने लोग फैमिली गाय वाले फैन है? और अगर तुमने फैमिली गाय अभी तक नहीं देखा, एक भी एपिसोड तुमने को रील वील भी नहीं देखी, तो भाई क्या कर रहे हो यार, यू आर मिसिंग आउट ऑन ए ह्यूज। बताना भी नहीं चाहता, तुम जाओ और फैमिली गाय देखो अभी की अभी, एग्जाम के लिए बाद में पढ़ाई करना, पहले कार्टून देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ की प्रायोरिटीज, कार्टून देखो भाई, टाइम पास करो, टीवी देखो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की। और जितने लोग को समझ में नहीं आया ये सार्केज्म था, सालों वापस आओ पढ़ाई पे। पहला डेटा कलेक्शन मेथड होता है ऑब्जर्वेशन, जहां पे हम लोग एज, भाई कॉमन सेंस है। और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखना अपनी आंखों से कि वो कह रहा है, बिहेवियर को नोट करना। उसके अंदर भी बायसेस होते हैं, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट होता है कि भाई ऑब्जर्वर्स बायस होता है कि जो हम देखना चाहते हैं हम वो देखते हैं। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट मतलब कि अगर मेरे को पता चल गया कोई मेरे को देख रहा है तो मेरा बिहेवियर बदल जाता है। उसके बाद सर्वेज, लोगों से खुद जाके पूछ लेना, सेल्फ रिपोर्ट की बात होती है, इंटरव्यूज होते हैं वहां पे। कोरिलेशन एक होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये थोड़ा सा आ जाता है कि जहां पे हम लोग दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप देख रहे हैं कि भाई क्या इन दोनों का कुछ लेना देना है। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना कि 10 लोग अगर एक रोड को मिलकर 5 दिन में बनाते हैं तो 20 लोग उस रोड को कितने दिन में बनाएंगे। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, काम करने वाले लोग और सड़क का बनना। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो कोरिलेशन भी वैसा ही होता है। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक कम होता है और दूसरा बढ़ जाता है, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन हमारे, कि अगर जितने ज्यादा मजदूर बढ़ेंगे उतनी जल्दी रोड बनेगी, मतलब टाइम कम हो जाएगा, तो एक वेरिएबल बढ़ा एक कम हो गया। कोरिलेशन भी वैसे ही काम करता है। -1 से लेके +1 तक कोरिलेशन को हम लोग मेजर करते हैं, बीच में 0 भी होता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है उतना ज्यादा अच्छा रिलेशन है, और जितना ज्यादा कम
कोरिलेशन है, नेगेटिव के साइड है उतना नेगेटिव है, और अगर जीरो के आसपास का कोई नंबर है ना, दैट इज नो कोरिलेशन। और अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, कोरिलेशन हमको कॉजेशन नहीं बताता। जैसे कि हम लोग कई बार सुनते हैं बहुत जगह पे कि डिप्रेशन और सेरोटोनिन लेवल्स में एक कोरिलेशन है, जब हमको डिप्रेशन होता है सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट टू से कि लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन कॉज डिप्रेशन, हाँ उन दोनों का रिलेशन है, मे बी दे डू, पर हमको सिर्फ अभी कोरिलेशन मिला है, कॉजेशन नहीं मिला है। और अगर हमको कॉजेशन स्टडी करना है तो हमको करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट, जहां पे अगेन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके, बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके स्टडी करना पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो रहा है। उसके अलावा केस स्टडीज, एक केस को उठाना, एक पूरे सिचुएशन को उठा के उसको डिटेल में पढ़ना, दैट इज केस स्टडी। अगेन इसकी बातें हम लोग ने की है सोशल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, पियर्सन वाली जो हमने थंबनेल में लगाई थी। तो ये था यार एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू साइकोलॉजी का। उसके बाद हम लोग मोटिवेशंस और इमोशन, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ऑफ टॉपिक चीजें थोड़ी सी पढ़ने वाले हैं, बेसिकली नॉट ऑफ टॉपिक, पर इसके लिए अलग लेक्चर बनाना एक बहुत यार हेक्टिक काम हो जाता। तो हम लोग आज मोटिवेशन और इमोशन पढ़ेंगे, दोनों की थ्योरीज देखेंगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज आर स्टार्टेड, डायरेक्टेड एंड कंटिन्यूड सो दैट द फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स और वांट्स आर मेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमको अगर कोई भी चीज चाहिए, कोई भी जरूरत, कोई भी नीड है, तलब है अंदर, तो उसको अचीव करने के लिए, उस नीड को मीट करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो बिहेवियर जब स्टार्ट होगा, एक डायरेक्शन में जाएगा और उस डायरेक्शन में जाते रहेगा ताकि मेरी वो नीड फुलफिल हो पाए। अगर मुझे भूख लगी है और नीचे ग्राउंड फ्लोर में मुझे खाना मिलता है, तो भाई पहले मैं अपने यहां से उठूंगा, नीचे की तरफ बढ़ूंगा, तो दैट इज द बिहेवियर। स्टार्ट हुआ, फिर डायरेक्ट हुआ नीचे मेरे खाने की तरफ, और मैं चलता गया जब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा, सो दैट माई नीड इज मेट। क्या दोस्तों बात समझ में आ रही है? दिस इज मोटिवेशन जनरली स्पीकिंग, ठीक है। तो नीड्स वीड्स की तो बात बहुत होती है, और इससे हमारी, अब हम लोग आगे देखेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज क्या है। सबसे पहली है इंस्टिंक्ट थ्योरी। तो जैसे हम लोग अभी नीड्स वीड्स की बात कर रहे थे, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दैट इज रिजिडली पैटर्न्ड थ्रू आउट अ स्पीशीज एंड इज अनलर्न्ड। जैसे हम लोग रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे, इंस्टिंक्ट, तो इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स काफी रिलेटेड है, लेकिन रिफ्लेक्स इज मोस्टली अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस, ठीक है, कि कुछ हुआ तो मैंने कैसे किया, क्या किया, ठीक है। अब इंस्टिंक्ट में क्या होता है भाई, जैसे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात होती है या फिर कोई दूसरे प्रकार के इंस्टिंक्ट की बात होती है, तो बहुत सारे इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट थ्योरी में आ गए। इंस्टिंक्ट थ्योरी कहती है कि बायोलॉजिकल और जेनेटिक प्रोग्रामिंग एज द कॉज ऑफ मोटिवेशन, कि हमारी कुछ बायोलॉजी की वायरिंग ऐसी, दिमाग के तार ऐसे फिट हुए हैं कि भाई जब भी हमको कोई नीड है, कोई भी चीज की जरूरत है, तो बायोलॉजिकल लेवल पे हम लोग मोटिवेट होकर उस चीज को परस्यू करने लग जाते हैं अपने आप, अपने आप। अब ये चीज के साथ पता है प्रॉब्लम क्या थी, कितने इंस्टिंक्ट्स डिफाइन किए गए थे इस थ्योरी में, 5000 से भी ज्यादा। और ये थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, बस डिस्क्राइब करते जा रही थी, डिस्क्राइब करते जा रही थी। कुछ हुआ है तो ये इंस्टिंक्ट, वो इंस्टिंक्ट, अंडर कॉन्फिडेंट इंस्टिंक्ट, ये तो वो दुनिया, भाई मतलब छोड़ो यार, मेरे को, मैं परेशान हूँ, मेरे को नहीं पढ़ाना इंस्टिंक्ट, तो बाहर में जाए। अगली है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के हिसाब से हमारी भाई बॉडी की एक इंटरनल स्टेट होती है, एक प्रॉपर बैलेंस्ड स्टेट, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब ये होम्योस्टेसिस ऊपर नीचे होता है तो एक फिजियोलॉजिकल लेवल पे जाके नीड क्रिएट होती है, जैसे कि नीड फॉर फूड और वाटर। तो होम्योस्टेसिस अगर ऊपर नीचे हो तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक नीड क्रिएट हो जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग कोई भी बिहेवियर करते हैं। तो वी आर मोटिवेटेड बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस दैट ड्राइव, उसको हम लोग ड्राइव कहते हैं। और ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी ड्राइव क्रिएट हो जाती है, और इस ड्राइव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग कोई भी बिहेवियर करते हैं। तो जब भूख लगी तो हम लोग खाना खाने इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उस ड्राइव को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं यार। A physiological need such as a need for food or water creates an aroused state that drives the organism to reduce the need. समझ में आ गया? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन इस थ्योरी के साथ में, इस अप्रोच के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि भाई ठीक है, तेरे को भूख लगी, तूने खाना खा लिया, मैं भी खा के आया हूँ खाना, लेकिन अगर मेरे को कोई बोले ये ले भाई गुलाब जामुन खा ले, तो मैं तो 2 खा लूंगा, 3 खा लूंगा। अब कहांगे ड्राइव, अभी तो मेरे को भूख नहीं लगी, अभी तो कोई ड्राइव नहीं थी, लेकिन मैंने मैंने क्यों खाया गुलाब जामुन?
इसलिए ये थ्योरी को भी रद्द कर दिया गया। ये तो ये क्लासिक थ्योरीज हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ऑप्टिमम अराउजल थ्योरी, मतलब यार चुल मच जाती है इंसान को, अगर साधारण भाषा में समझो, जैसे डू नॉट पुश दी बटन, तो इंसान उसको दबाएगा ही दबाएगा। और हमारा जो ये आदमी है पीटर, ये भी इस बटन को दबाता है और देखने लायक होता है उसके साथ क्या होता है। ऑप्टिमम अराउजल थ्योरी कहती है ह्यूमन मोटिवेशन एम्स नॉट टू एलिमिनेट द अराउजल बट टू सीक ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ अराउजल। मतलब भाई इन लोगों ने बोले, जिन साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था, वो क्या है कि देख, हम लोग हॉरर मूवीज देखने के लिए पैसे देते हैं, मतलब वहां पे भी तो हम लोग अराउज्ड है ना, हमारी पट रही है उधर, रोलर कोस्टर राइड पे जाते हैं, ये सब क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग सीख करते हैं एक ऑप्टिमम या एक अच्छे लेवल का अराउजल। हम लोग अराउजल को खत्म नहीं करना चाह रहे, सीख कर रहे हैं उल्टा। और ये बहुत हद तक सच है भाई। अच्छा, वो वाली भी थ्योरी बहुत हद तक सच है, इसके साथ अपने प्रॉब्लम है, इसके साथ अपने प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैस्लोज, अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले लेक्चर में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। पर हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं एक बार क्या जाता है। मैस्लोज पिरामिड ऑफ ह्यूमन नीड्स बिगिनिंग एट द बेस विद द फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट मस्ट फर्स्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल सेफ्टी नीड्स एंड देन साइकोलॉजिकल नीड्स बिकम एक्टिव। तो दोस्तों ये पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हो, पूरा ट्रायंगल नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ भी सकते हो जाके। अगली थ्योरी है मैक्लेलेंस थ्योरी ऑफ एफिलिएशन पावर एंड अचीवमेंट नीड्स। अगेन ये भी एक नीड बेस्ड थ्योरी कि हम लोग को जरूरत है इन चीजों की, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते एक प्रकार से, जनरली स्पीकिंग। तो एफिलिएशन का मतलब होता है फ्रेंडली इंटरेक्शन दूसरों के साथ में, भाई हमारे यहाँ भाई लोग हमको जाने पहचाने, दोस्ती वोस्ती हो, हमारे कोई रिश्ते हो लोगों के साथ में, दैट इज कॉल्ड एफिलिएशन। पावर मतलब दूसरे इंसान के ऊपर कंट्रोल और दबदबा। और अचीवमेंट, अटेनिंग गोल्स, एकदम मैं ऊपर बनू भाई, हम लाइक टॉप ओजी गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, गोल्ड मेडलिस्ट। स्कूल में मैं हाउस कैप्टन था, मैं फर्स्ट आया था रेस में, समझ रहे हो, दैट इज अचीवमेंट। अगेन ये थ्योरी भी अपने आप में बहुत अच्छी थ्योरी है। और अगेन भाई ये मीम है, कौन सी मूवी का है मुझे वो याद नहीं आ रहा है, अपहरण अपरिचित, अपरिचित तो दूसरे, खैर कोई नहीं। यहाँ पे अजय देवगन की एंट्री होती है, लोग उसके पैर वैर पड़ रहे हो, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे दिखा देता है। एफिलिएशन भी दिखा रहा है कि भाई लोग जान पहचाने, देखो इतना बड़ा आदमी है। पावर है, भाई लोग जैसा बोलेगा वैसा हो रहा है। अचीवमेंट, भाई यहाँ तक पहुंचा इंसान, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आगे हम लोग बात करते हैं इमोशंस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मोटिवेशन अभी तक समझ में आ चुका है। अब इमोशंस की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इमोशंस को, भावनाओं को डिस्क्राइब कर पाना, डिफाइन करना अपने आप में एक सरदर्दी का काम है साइकोलॉजिस्ट के लिए भी, पर रफली। लेकिन जो एक वाइडली एक्सेप्टेड, यहाँ फिर हाँ सब लोग अग्री करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर अग्री करते हैं, एक ऐसी टाइप की डेफिनेशन हम लोग इमोशंस की देखें तो इमोशंस कैन बी डिफाइंड एज द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फिजिकल अराउजल, a certain behavior that reveals the emotion to the outside world and the inner awareness of feelings। तो यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है फिर से। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल अराउजल, एक अलर्ट स्टेट है, वहां पे थोड़ी हम लोग धक 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 हार्ट बीट हो रही है, प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, सांसें फूल रही है, इस टाइप की कुछ स्टेट्स है हमारे इमोशंस में, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन इमोशन थोड़ी अलग अलग वेरी करती है। उसके बाद बिहेवियरल एक्सप्रेशन है, अगर हमको डर लगता है तो हम उसमें भागते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ आ जाते हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन है। और इनर अवेयरनेस या फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस कि भाई मेरे को पता है कि मेरे को डर लग रहा है, तो ये तीन एलिमेंट्स मिला के इमोशंस बनाते हैं। अब इमोशंस की थ्योरीज देखते हैं कि भाई देखो मतलब ये पूरा सीन क्या है इमोशंस का, कि हम लोग पहले कुछ फील करते हैं उसके बाद सोचते हैं कि ये इमोशन है, या फिर हम लोग पहले सोचते हैं उसके बाद फील करते हैं कुछ भी। पहले क्या आता है, क्या पहले अराउजल आता है या पहले कॉग्निशन आता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसने साइकोलॉजिस्ट को बहुत समय तक परेशान किया है और अभी भी कर रहा है। तो सबसे पहले यार जो हमारी कॉमन सेंस थ्योरी है वो कहती है देखो कुछ नहीं भाई, a stimulus leads to an emotion which leads to bodily arousal। मतलब कि पहले कॉग्निशन आ रहा है, कॉन्शियस फियर, कि मेरे को पता है कि मेरे को डर लग रहा है, मैंने भौंकते हुए कुत्ते को देखा, बहुत घुर्राते हुए कुत्ते को, मेरी फट ली, पहले मेरे को डर लगा, उसके बाद मेरी हार्ट बीट तेज होने लग गई, मेरी गंदी फट ली। तो कॉमन सेंस थ्योरी ये कहती है इमोशन की, पहले कॉग्निशन उसके बाद अराउजल। लेकिन 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 अगली आती है क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग, नॉट कंडीशनिंग, क्लासिकल थ्योरी, जेम्स लांगा थ्योरी। ये लांजे नहीं है, लांगा है, ठीक है। तो विलियम जेम्स, हमने शुरू में बात की थी भाई, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो अलग अपनी थ्योरी बना रहे थे। लांगा नाम के इंसान कहीं और बैठे हुए थे, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त दोस्त नहीं थे, लेकिन इन दोनों ने बड़ी ही सिमिलर सी थ्योरी दी थी जो कहती है भैया देखो
सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल अराउजल, उसके बाद आता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो अगर तुमने घुर्राता वो कुत्ता देख लिया ना, तो पहले तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाए, पहले तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। उनको देख के तुम बोलोगे कि भाई मेरे को तो डर लग रहा है, मेरी तो फट रही है। अंग्रेजी में पढ़े इसकी डेफिनेशन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लीड्स टू द लेबलिंग ऑफ एन इमोशन। तो पहले स्टिमुलस है, वो कुछ हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंज लेके आती है स्टिमुलस की। हम लोग जब रजिस्टर करते हैं उस स्टिमुलस को, देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो अपनी बॉडी में अपने आप चेंज आता है। बॉडी के चेंज को हम लोग देख के बोलते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इमोशन मैं फील कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट है कैनन बार्ड, बोले देख भाई जेम्स मेरे को एक बात बता, जब साले तू जिम में तू दौड़ रहा है, हाँ अपनी ट्रेडमिल पे, तब भी तो सेम चीज हो रही है जब तेरे साथ डर में हो रही है, तब क्यों नहीं हो रहा तेरे साथ में? तब तू उसको क्यों नहीं बोल रहा डर? क्या बोल रहा है यार तू? साथ में होती है दोनों चीजें। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड इमोशन आर अज्यूम्ड टू अकर एट द सेम टाइम। कॉन्शियस अवेयरनेस भी चल रही है, इधर साइड बॉडी में भी चल रहा है, तो पैरेलल चीज है यहाँ पे। और ये जो मैंने ट्रेडमिल वाली बात बोली ना, कैनन बार्ड ने नहीं बोलती, किसी और ने बोलती, शेक्टर सिंगर वगैरह ने बोलती मेरे ख्याल से। तो ये क्या कह रही, पहले भाई स्टिमुलस है, हमने उसको रजिस्टर कर लिया, ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग हो गई है, और एक तरफ हमको पता चल गया मन में कि डर लग रहा है, दूसरी तरफ हमारी बॉडी को भी पता चल गया डर लग रहा है, बॉडी ने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया है। तो क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं दोस्तों? कॉमन सेंस थ्योरी स्टिमुलस कॉग्निशन अराउजल, जेम्स लांगा थ्योरी स्टिमुलस अराउजल कॉग्निशन उल्टा कर दो, कैनन बार्ड थ्योरी दोनों साथ में चल रहा है, कॉग्निशन अराउजल साथ साथ, जय और वीरू के समान, भाई भाई एकदम आजू बाजू में। अगली है शेक्टर सिंगर की थ्योरी कि भाई देखो ट्रेडमिल में भी तो वही चीज हो रही है जैसे हमारी डर के समय हो रही है, तो डर क्यों नहीं लग रहा है? तो कहते हैं भैया देखो, चीजों को ना उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इमोशन को लेबल करना चाहते हैं तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन जब हम लोग हमारी सिचुएशन को देखते हैं, एनवायरमेंट को देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ये कहाँ पे हो रहा है, तो वो चीजें सेंस बनाने लगती है। ऐसे हम लोग इमोशंस का सेंस बनाते हैं। तो ये कहते हैं बोथ फिजिकल अराउजल एंड द लेबलिंग ऑफ दैट अराउजल बेस्ड ऑन क्यूज फ्रॉम द एनवायरमेंट मस्ट अकर बिफोर द इमोशन इज एक्सपीरियंस्ड। मतलब कि भाई देखो तुम्हारी हार्ट बीट तो तेज हो गई, अब ये क्यों हुई, विचार क्या है उसके साथ, इन्वायरमेंट में तुमको क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, कि तुम ट्रेडमिल पे भाग रहे हो कि तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ गया, कुत्ता दौड़ रहा है काट लेगा, मेरे को डर लग रहा है, ये मन में हो रहा है, मेरी बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है, भाई हार्ट बीट तेज हो रखी है, सांसें फूल रखी है, हाँ ये डर है। तो शेक्टर सिंगर क्या कहते हैं, भाई स्टिमुलस है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, कॉग्निटिव अप्रेजल है, उसके साथ में बॉडी अराउजल भी है, उसके बाद द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? ये थोड़ी अलग है कैनन बार्ड थ्योरी से। वो कह रहे हैं भाई साथ में प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भाई इमोशन का एक्सपीरियंस होने के पहले ये दोनों चीजें होनी पड़ेगी, कॉग्निटिव अराउजल चाहिए, सॉरी कॉग्निटिव अप्रेजल चाहिए और बॉडी अराउजल चाहिए। इसके बाद आती है भाई लजारस की थ्योरी, जिसके बारे में हम लोग स्ट्रेस के लिटरेचर में भी बहुत पढ़ते हैं। तो लजारस की थ्योरी बेसिकली कहती है कि भैया देखो, सिमिलर टू शेक्टर सिंगर, कि हम लोग कोई भी स्टिमुलस को देखते हैं उसके बाद दो प्रकार के, दो लेवल्स के अप्रेजल होते हैं। पहला अप्रेजल मतलब कि इवैल्यूएशन, कि सिचुएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल। तो पॉजिटिव है तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल है तो मेरे को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब पॉजिटिव है तो चलो बेसिकली अच्छा है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन, सेकेंडरी अप्रेजल है कि क्या मैं इससे डील कर सकता हूं। तो अगर मैं पुराने टाइम पे, लाइक आज तो जू वगैरह बैन है, लोगों को ऐसे जानवरों को पिंजरे में रखना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी टाइम पे जू पे जाऊं और शेर वहां पे सामने से घुर्रा रहा है, अप्रेजल क्या है भाई, नेगेटिव सिचुएशन है, शेर गुस्से में खा तो नहीं लेगा मेरे को। सेकेंडरी अप्रेजल क्या है, अबे ये तो पिंजरे में है, मैं तो इससे आराम से डील कर सकता हूं, कर ले जो करना है कर। हेरा फेरी देखियो तुमने, जॉनी लीवर उसको केला चुरा लेता है गोरिल्ला का, बोलते क्या कर लेगा अभी तू। उसके बाद गोरिल्ला बाहर आ जाता है, जॉनी लीवर की फट लेती है, पहले नहीं फटती, दूसरे बार में फटती है, क्यों? अप्रेजल, क्या मैं इससे डील कर सकता हूं। पहले केस में जब वो पिंजरे में बंद है, अबे क्या कर लेगा तू। सेकंड केस में क्या मैं इससे डील कर सकता हूं, तो डर तो लगेगा। तो अप्रेजल जब हो जाता है उसके बाद में भाई हमको इमोशन एक्सपीरियंस होता है, उसके फिर आता है हमारा बॉडीली रिस्पॉन्स। तो पहले क्या आएगा, पहले स्टिमुलस आ जाएगी, उसके बाद में उसका अप्रेजल हो जाएगा, उसके बाद में भाई आ जाएगा इमोशन वहां पे, उसके बाद वो बॉडीली रिएक्शन हमको देगा वो इमोशंस। ठीक है, जब मेरे को पता चल गया कि अब डरना है तो अब बॉडी डरना शुरू करती है। तो स्ट्रेस के टाइम पे ये थ्योरी बहुत काम आती है। तो ये सारी थ्योरीज भाई कुछ ना कुछ सेंस बनाती है। और एक चीज मैं तुमको बताना भूल गया, जब हम लोग जेम्स लांगा थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहां पे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस भी आती है कि अगर तुम ऐसे अपना स्माइल करके बैठ जाओ तो तुमको थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा थोड़ी देर में।
लेकिन अगर मुंह उतार के बैठ जाओ ना ऐसे नीचे, तो थोड़ा थोड़ी देर में बुरा फील होने लगेगा। तो हम लोग हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसका फीडबैक ले रहे हैं, हमारे माइंड में जा रहा है वो कि हम लोग, हाँ अभी मेरा मुंह कैसा बना हुआ है तो मैं अच्छा ऐसा फील कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग रिवर्स, हमें बैकवर्ड वे में अपने इमोशंस को इंटरप्रेट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फोक्स। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, इससे आपकी हेल्प होती है किसी प्रकार से, तो प्लीज कंसिडर डोनेटिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। 100 रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए तक बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतना नहीं उड़ना है। आप कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो, दो अच्छी अच्छी बातें कर दो, कमेंट छोड़ दो भाई, क्या सीन है तुम्हारा, पेपर कैसा गया, क्या इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, क्या तुमको मजा आई, कैसे हम लोग इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, मजेदार बना सकते हैं। ऑल द फीडबैक इज वेलकम। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मेहनत करें जीवन में और खुश रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लाइफ। सी यू।